नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 4 जनवरी 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे असम ट्रिब्यून से सस्टेनेबल टूरिज्म को लेकर। नाउ स्टेट गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन लाने की सोची है ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म, इसलिए काफ़ी ज़्यादा तारीफ की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की। क्यों? रीज़न बीइंग असम एक वन ऑफ द मेजर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो क्या समय के साथ साथ ग्रेजुअली देखने को मिल रहा है दैट बहुत ज्यादा फुटफॉल्स हो रहे हैं धीरे धीरे असम में टूरिज्म के रिलेटेड। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग असम में टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए आते हैं। बट एक जो प्रॉब्लम असम में देखने को मिला है टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो ये है दैट टूरिज्म के लिए ज्यादातर फुटफॉल्स होता होता है वो है या तो कामाख्या टेम्पल या फिर काजीरंगा, राइट। बट देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन्स इन असम एंड नियर बाई रीजन्स जहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा किया जा सकता है। इसीलिए असम सोच रही है कुछ एक कानून लाने की। नाउ ये कानून किसके लिए और क्यों लाया जा रहा है? देखो क्या है ना, दुनिया भर में ऐसे बहुत जगह टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे देखे गए हैं जहां पे टूरिज्म बढ़ तो गया है बट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है दैट एक टाइम सैचुरेशन लेवल रीच कर चुका है वो रीजन, और वहां पे जो टूरिज्म है ना अनरेगुलेटेड हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, समय के साथ साथ उल्टा वहां पे टूरिज्म बढ़ने की जगह घटना स्टार्ट कर देती है, समझ लो। और ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे अनरिस्ट्रेन्ड अनसाइंटिफिकली मैनेज टूरिज्म एक्टिविटीज होती है। बट इस चीज को गार्ड करने के लिए, मतलब पहले से ही सतर्क हो जाने के लिए, जिससे फ्यूचर में ये अनरेगुलेशन ज्यादा बढ़ ना जाए, इसीलिए यस एक टूरिज्म पॉलिसी लाया जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और ये टूरिज्म जो है इंश्योर करेगा दैट असम में सस्टेनेबल टूरिज्म प्रिवेल करे, राइट। मतलब इनफैक्ट ये चीज कहां से देखा है असम ने? असम अगर देखिएगा रिसेंटली हमारे नेबर कंट्री देख लीजिए भूटान ने भी पता है टूरिज्म के ऊपर जुडिशियल कर्व लगाया है, क्योंकि उनको पहले से ही पता चल गया था दैट अगर अनचेक टूरिज्म हो तो उसके डेंजर्स जो है उल्टा नेगेटिव डेंजर्स होते हैं। मतलब उल्टा जो है लोग आप अगर भूटान जा रहे हैं ना तो इतना गंदगी होगी तो लोग बोलेंगे अरे यार बहुत गंदगी है ना, मत जाओ। तो माउथ टू माउथ प्रमोशन पता है सबसे भयंकर प्रमोशन होता है, और वही चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल सकता है। तो सवाल होता है क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे पहला चैलेंजेस है मैनेजिंग वेस्ट जनरेटेड बाय टूरिज्म इंडस्ट्री इज अ टफ टास्क। यस, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा जो वेस्ट जनरेट हो रहा है ना वो उसको कैसे मैनेज करोगे, ये बहुत टफ टास्क है। इनफैक्ट अगर आप देख लोगे मैक्सिमम टूरिस्टिक प्लेस हो सकता है, बताओ या तो फॉरेस्ट है या फिर रिवर्स है या फिर स्ट्रीम्स के आजू बाजू होता है, पिकनिक करने लोग जाते हैं, लोग टूरिज्म करने जाते हैं। अब ये जगह में आप कितना रेगुलेशन करोगे जी? एक लेवल के ऊपर ज्यादा नहीं हो सकता ना। तो वही बोला गया है एनी अनरेगुलेटेड टूरिज्म विल लीड टू पोल्यूशन देयर एंड ड्यू टू विच द फ्रेजाइल इन्वायरमेंट। अब ये फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट, रिवर, स्ट्रीम्स, इसका तो इन्वायरमेंट फ्रेजाइल होता है ना, थोड़ा भी अगर हरकत हो तो फिर इसका नेगेटिव रिपरकशंस हो सकता है। तो वही बोला जा रहा है दे सफर्स सीवियरली। तो सवाल होता है क्या जरूरी है भाई जिससे इस टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सके? देखो, अगर हमको इंश्योर करना है प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, हर एक स्टेक होल्डर्स, वो गवर्नमेंट है, अगर टूरिज्म जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये गांव है, आपके गांव के सामने वाले एरिया में टूरिज्म हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आप भी एक स्टेक होल्डर हो, क्योंकि आप भी तो उस टूरिज्म से पैसे कमाओगे ना। तो हर एक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को अपने कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द टूरिज्म पॉलिसी। कंट्रीब्यूट कैसे? पैसे के एस्पेक्ट में नहीं, बट आप सरकार को सजेशंस तो दे सकते हो ना। सरकार को आपके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, होटल से चार्जेस लेती है, टैक्सेस लेती है। अगर लोकल कम्युनिटी को प्रमोट करने की, होम स्टेज का प्रमोशन नहीं हो सकता? जो आपके घर है, फॉर एग्जांपल आपके घर में 3 कमरा है, एक कमरा खाली रहता है क्योंकि आपके बेटे लोग बाहर में गए हुए हैं, तो आप उसको टूरिस्ट लोगों को दे दो ना। हर एक दिन में टूरिस्ट 1,000 रुपए तो देगा। आप सोचो कितने पैसे आप कमा रहे हो। सस्टेनेबल टूरिज्म ऑल्सो कॉल्स फॉर एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज थ्रू गेनफुल एंगेजमेंट इन द सेक्टर। जी हाँ, दे आर कॉलिंग फॉर एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, जिससे लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाए, जिससे एक गेनफुल एंगेजमेंट किया जाए इस सेक्टर में। देन देखो ये नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मनरेगा एक्ट। तो सेंटर ने मैंडेट किया है दैट जो भी पेमेंट किया जाता है ना वेजेस का मनरेगा के थ्रू, उनको पेमेंट किया जाए थ्रू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको ABPS बोलते हैं, ठीक है। और ये इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2024 से, क्लियरली बोल दिया गया था। अच्छा, मतलब कल को अगर मनरेगा के थ्रू कोई भी अगर लेबर मेहनत कर रहा है तो उसका जो पेमेंट होगा वो इस सिस्टम के थ्रू किया जाएगा। आप कैश में पेमेंट उनको नहीं कर सकते हो।
बट इसमें कुछ कुछ सरकार ने एक्सेप्शंस डाला है, जैसे द गवर्नमेंट मे कंसिडर एक्सेप्शन फॉर ग्राम पंचायत जो क्या फेस कर रही है टेक्निकल या फिर आधार रिलेटेड इश्यूज, उनको सरकार एग्जेम्प्ट कर सकती है फॉर द टाइम बिंग, बट जल्दी से जल्दी उनको भी ये चीज को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, सवाल होता है दैट ये क्यों किया ऐसा सरकार ने? क्योंकि करप्शन को कर्व करना है, क्योंकि अभी बहुत समय देखा जाता था दैट अभी भी चोरी चमारी हो रही है पैसों की। मतलब पैसे किसको? लेबर के लिए होता था ना। से फॉर एग्जांपल इस लेबर का मुआवजा है 400 रुपए, बट उसको 400 रुपए नहीं देकर 350 रुपए दिए जाते थे। 50 रुपए कट गया ना। उन गरीब के लिए 50 रुपए, पता है आपको वैल्यू कितना होता है? राइट। तो वही बोला गया, इससे क्या होगा? करप्शन कर्ब होगा और साथ ही साथ प्रॉम्प्टली पेमेंट भी हो जाएगा। इससे जो रिएक्शंस होते थे वो भी घट जाएंगे और कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो है सक्सेसफुल भी होगा। तो मनरेगा है क्या? ये एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है जो क्या रूरल हाउस होल्ड्स को गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करती है। राइट। इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था 2005 से ही एंड इट हैज बीन क्रिएटेड विद द प्रोवाइडिंग सेफ्टी नेट फॉर रूरल हाउस होल्ड। जी हाँ, दुनिया इसकी तारीफ करती है। पता है क्यों? क्योंकि इससे जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है ना वो तो घटता ही है, बट साथ ही साथ रूरल एरियाज में इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, रूरल एरियाज में एसेट भी क्रिएट होता है, वहां पे वुमेन को भी नौकरी मिलता है, तो इनडायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है। सीजनल शॉक्स जो है उससे भी कहीं ना कहीं बहुत समय किसान होते हैं ना दैट लीन सीजन्स में क्या करे, तो चलो यही काम कर लेते हैं, अपलिफ्ट होता है मार्जिनल सेक्शंस और कहीं ना कहीं रूरल पॉवर्टी भी रिड्यूस होता है। तो ये सब फायदे हैं ना। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में भी देख लेंगे। देखो, ये जो पेमेंट सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 से और ये यूटिलाइज करते हैं 12 डिजिट का आधार नंबर एज द फाइनेंशियल एड्रेस। मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट में जाएगा तो आपका आधार नंबर शुड बी इनरोल्ड मैंडेटरीली। राइट। तो इसके थ्रू आपको लिंकेज होगा जॉब कार्ड, बैंक अकाउंट एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डेटाबेस में भी आप इंक्लूडेड हो जाएंगे। राइट। सम नोटेबल प्रोग्राम्स जो क्या आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के अंदर किया गया अभी तक, वो क्या क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। राइट, याद रहेगा। अच्छा, ना सवाल ये भी होता है दैट रूरल इंडिया में जो मतलब ग्रोथ काफी ज्यादा स्टैग्नेंट है, बढ़ता नहीं है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? देखो, ये एक साइक्लिकल हायरार्की में आप इसको एनालाइज कर सकते हो। रूरल वेज ग्रोथ में स्टैग्नेशंस क्यों है? क्योंकि देयर इज लो लेवल ऑफ इनकम टू द रूरल पॉपुलेशन। पहला, हायर इन्फ्लेशन के कारण जो है एक डिक्रीज रियल इनकम हमें देखने को मिल रहा है। मतलब भले ही आप पहले भी 400 रुपए कमाते थे, अभी भी 400 रुपए कमा रहे थे, बट पहले चावल का रेट कितना था? 40 रुपए किलो। अभी चावल का रेट कितना है? 60 रुपए किलो। तो आप तो इनडायरेक्टली कम पैसे कमा रहे हो ना। लो डिस्पोजेबल इनकम, आपके इस डिस्पोज करने के लिए इनकम ही कम है। लो डिमांड रिजल्टिंग आउट ऑफ लो डिस्पोजेबल इनकम। अगर आप कम पैसे कमा रहे हो तो आप कम चीजें खरीदोगे। राइट। एंड लो डिमांड इंपैक्ट्स ओवरऑल इकोनॉमिक। अगर आप डिमांड ही नहीं है तो इकोनॉमी कैसे बूम अप होगा? राइट। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ना। नाउ मनरेगा का परफॉर्मेंस अगर देख लीजिएगा रूरल पॉवर्टी को एलिविएट करने में क्या क्या किया है। यस, माइग्रेशन रिड्यूस करने में बहुत हेल्प किया है। रूरल हेल्थ सिस्टम इंप्रूव हुआ है इससे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर इंप्रूव हुई है क्योंकि इससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी मिला है, रूरल लाइवलीहुड भी हमें देखने को मिला है, वुमन एम्पावरमेंट भी हुआ है, और कहीं ना कहीं एक सेफ्टी नेट हमें देखने को मिला है फॉर द रूरल हाउस होल्ड। क्यों? क्योंकि लीन सीजन में भी वो लोग कुछ ना कुछ सोर्स से पैसे तो कमा ही रहे हैं। राइट। बट कुछ कुछ इश्यूज भी थे मनरेगा में। वो क्या क्या थे? कवरेज लिमिटेड था, अर्बन एरिया को कवर नहीं किया गया था, इसीलिए बहुत समय आर्टिकल्स में आप देखोगे एक अर्बन मनरेगा नाम का भी कुछ कॉन्सेप्ट हमें लाना की जरूरत है। राइट। देयर इज लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड करप्शन। लो वेजेस यहाँ पे देखने को मिलता है, लैक ऑफ स्किल्ड जॉब्स देखने को मिलता है, लिमिटेड इंपैक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, वर्कर्स नॉट रिसीविंग टाइमली पेमेंट। वही चीज है दैट टाइमली पेमेंट अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो चीज, अब उनको पैसे काम करोगे, पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे कैसे चलेगा भाई? राइट। ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम। क्यों नहीं बता? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो इंटरेस्ट है ना वो 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। पहले इंटरेस्ट कितना था? 8%, अभी क्या कर दिया? 8.2%। तो इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, यस, इट एम्स टू इंश्योर इक्विटेबल शेयर टू अ गर्ल चाइल्ड इन रिसोर्स सेविंग फॉर अ फैमिली। बहुत सारा हमारा क्या सोसाइटी जो है ना, गर्ल चाइल्ड को जो काफी एक जो क्या बोलते हैं अपैथी था ना, उस अपैथी से दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे गर्ल चाइल्ड के रिलेटेड स्कीम्स लाए गए। आप देखिएगा आसाम में भी एग्जाम्स में भी गर्ल्स के लिए रिजर्वेशंस थोड़ा ज्यादा रहता है। राइट। लाइकवाइज डिफरेंट सेक्टर्स में गर्ल्स के लिए स्कीम्स लाया जाता है, और ये स्कीम्स जैसे ये सुकन्या समृद्धि स्कीम देख लीजिए, एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है।
जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए, वैसे गर्ल चाइल्ड जो कि बिलो 10 years ऑफ एज है तो उनके एक लॉक इन पीरियड के लिए डाल दिया जाता है, जो 18 साल होने के बाद ही वो पैसे आप उठा सकते हो। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव और ये ऑफर करता है हायर इंटरेस्ट रेट रादर देन पीपीएफ। पीपीएफ से तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है। इसको स्टार्टिंग डेट क्या है 2015 और इन्वेस्टमेंट क्या है देखो, स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट जो होता है ना, मतलब स्कीम जो है ये ऑफर करता है इनकम टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C, राइट। इंटरेस्ट अर्न थ्रू द सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। विड्रॉल कैन बी मेड आफ्टर द अकाउंट होल्डर्स, देखो वही ना बोल रहा हूं, टैक्स फ्री है, मतलब आप जो पैसे जमा कर रहे हो जब 18 साल बच्ची हो जाएगी उसके बाद जब ये पैसे निकाले जाएंगे ना तो उस समय लेकिन इस पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, राइट। और इसका मैक्सिमम एनुअल विड्रॉल लिमिट जो है वो 50% ऑफ द बैलेंस है। पोस्ट ऑफिस में या फिर कुछ कुछ सेलेक्टेड बैंक्स में भी आप इसको खोल सकते हैं। मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ अकाउंट खोल सकता है, हर लड़कियों के लिए एक अकाउंट होगा और मैक्सिमम आपके घर में अगर 3 लड़की है ना तो सिर्फ 2 ही लड़की का आप सिर्फ खोल सकते हैं, 3 लड़की का नहीं खुलेगा। एज एलिजिबिलिटी क्या है, फ्रॉम बर्थ टू 10 years ऑफ द गर्ल्स एज एंड मिनिमम डिपॉजिट क्या है ₹250 पर ईयर, राइट। प्रीवियसली ये था आपका जाके 1000, उसको घटा के 250 कर दिया गया पर ईयर, तो ये कम ही है, राइट। मैक्सिमम डिपॉजिट क्या है 1.5 लाख रुपीज आप पर ईयर डिपॉजिट कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट कितना है सब्जेक्ट टू एनुअल चेंज, मतलब साल के साथ साथ वो चेंज हो सकता है। पार्शियल विड्रॉल यस 50% अलाउड होता है ना, कब, एट द एज ऑफ 18 years ऑफ द गर्ल। और मैच्योरिटी कब है 21 years फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग और मैरिज विच एवर इज अर्लियर, राइट। सो इसमें यू नो दिस इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ इट, राइट। नेक्स्ट इज ग्रीन फंड्स या फिर ग्रीन डिपॉजिट्स के बारे में क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया था बैंक्स और एनबीएफसीज जो होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू रेज ग्रीन फंड्स। सो सवाल होता है ग्रीन फंड्स या फिर डिपॉजिट्स होते क्या है। देखो ग्रीन फंड्स वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको एक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर एक दूसरे को बॉन्ड देती है और आप ये बॉन्ड क्यों खरीदते हो, क्योंकि आपको पता है दैट 5 साल बाद आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब क्या वो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है जो कि एक इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स होता है विच इज स्पेसिफिकली एयरमार्क्ड फॉर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। और ये फंड जो है इसको डेजिग्नेट किया जाता है जिससे वो सपोर्ट कर सके वैसे इनिशिएटिव जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू इकोलॉजिकल वेलबींग। जैसे किस टाइप के इनिशिएटिव, जैसे सोचो कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो, सोचो कोई ग्रीन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट हो, सोचो कोई इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, उसके लिए ये पैसे दिए जाते हैं। नाउ एस्पेक्ट्स अगर देख लीजिएगा ग्रीन डिपॉजिट्स के, वो क्या है, देखो ग्रीन डिपॉजिट्स अगर इंडिया में देख लीजिएगा वो दे मस्ट बी इन इंडियन रुपीज। जी हाँ, इस फ्रेमवर्क का मेनली एम है दैट कैसे इंकरेज किया जा सके ग्रीन फाइनेंसिंग और एड्रेस किया जा सके कंसर्न्स जो क्या सपोर्ट करती है फ्लो ऑफ क्रेडिट टू इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। इनफैक्ट कौन कौन से सेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है, दो सेक्टर्स आर रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन एंड ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक्सक्लूजन्स की अगर बात करें इट डज नॉट कम अंडर ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। जी हाँ, तो वो क्लियरली होना चाहिए दैट क्या क्या एक्सक्लूजन्स है जो क्या इसमें अंडर नहीं आते हैं। जैसे सोचो कोई फॉसिल फ्यूल के रिलेटेड प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट हो, या फिर न्यूक्लियर पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट हो, या फिर डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन का प्रोजेक्ट हो, या फिर लैंडफिल का प्रोजेक्ट हो, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट, वैसे हाइड्रो पावर प्लांट जो कि 25 मेगावाट से बड़ा हो, क्योंकि इसके लिए आपको डैम क्रिएट करना पड़ेगा। डैम अगर क्रिएट करना पड़ेगा तो उल्टा तो आप इकोलॉजी को लॉस कर रहे हो, समझ लो बात। अब एक छोटा रिजर्वायर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तब आप इन्वायरमेंट को, हाँ देखो उसमें भी थोड़ा मोड़ा तो नुकसान होता है बट एक लेवल से ज्यादा हमें नहीं नुकसान देखने को मिलता है। बट यहां पर लेकिन नुकसान थोड़ा कहीं ना कहीं हमको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो इसका एस्पेक्ट्स है वो है मॉनिटरिंग, दैट इज ग्रीन डिपॉजिट फंड्स आर सब्जेक्टेड टू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एंड दैट टू ऑन एन एनुअल बेसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया है दैट जो एक इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में जो है ना स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम लगा दिया जाएगा और इसी के साथ साथ इंडिया म्यांमार बॉर्डर में एंड हो जाएगा फ्री मूवमेंट रिजीम का। तो सवाल होता है फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या और इंडिया और म्यांमार के बीच में ये क्या किस टाइप का म्यूचुअल फैक्ट था। देखो जो ये फ्री मूवमेंट रिजीम है ना, ये इंडिया गवर्नमेंट और म्यांमार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था दैट क्योंकि बॉर्डर एरियाज में ऐसे बहुत ट्राइबल कम्युनिटीज है जिनकी कल्चरल टाइज है, इसीलिए ये लोग जिससे इंडिया से म्यांमार, म्यांमार से इंडिया आ जा सके और दैट टू अप टू
टू अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर ओनली। ऐसा नहीं दैट म्यांमार के लोग सीधा दिल्ली में आ जाए, ना 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 ना, ऐसा नहीं। अरे भाई आप मणिपुर नागालैंड में घुस सकते हो बट टू अ पर्टिकुलर रीजन ओनली, 16 किलोमीटर के भीतर तक। फिर यहाँ के लोग भी वहां पर जा सकते हैं बट मैक्सिमम टिल 16 किलोमीटर, समझ लो। तो ये क्या था, इसको कहते थे फ्री मूवमेंट रिजीम, और उस चीज को एंड किया जाएगा। क्या रीजन है एंड करने का, डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले यस, इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है वो 4 स्टेट शेयर करता है। एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जिसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा वाला बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद मिजोरम शेयर करता है, उसके बाद मणिपुर, और सबसे छोटा बॉर्डर नागालैंड शेयर करता है। इसको इनिशिएट किया गया था 1970 को, लास्टली रिवाइज किया गया था 2016 को। इसका मेन एम है दैट फैसिलिटेट करना पीपल टू पीपल टाइज दोनों देशों के बीच में, जिससे एथनिक और फैमिली रिलेशंस को बनाया जा सके बॉर्डर के अलावा। एलिजिबिलिटी क्या है, यस इट कैन बी यूज्ड ईदर बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सिटीजन ऑफ म्यांमार एज वेल। ये काइंड ऑफ करता है लाइक काइंड ऑफ बॉर्डर पास है, और मतलब आप इस साइड उस साइड 2 वीक तक यू नो मतलब आई मीन यू कैन स्टे फॉर अप टू 2 वीक्स पर विजिट देयर, राइट। एंड चैलेंजेस क्या है, देखो जब से 2021 का मिलिट्री क्यूप हुआ ना म्यांमार में, जब से मिलिट्री ने कमान संभाला है, तब से हमने देखने को मिला बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हमें यहाँ पर घुसते हुए देखने को मिले हैं, जो कि हम मिजोरम में शेल्टर ले रहे हैं, और उन्होंने मणिपुर में भी शेल्टर लिया हुआ है। इसीलिए ये चीज़ रेगुलेट किया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो क्या बिलोंग करते हैं कुकी चिन्जो एथनिक ग्रुप से, जो क्या यू नो ऑफकोर्स कुछ मिजोरम और मणिपुर के जो एथनिक ट्राइब्स है उससे शेयर करते हैं, है ना। अच्छा, इसका सस्पेंशन की अगर बात करें फ्री मूवमेंट रिजीम का, तो मणिपुर ने ऑलरेडी इसको 2020 में ही सस्पेंड कर दिया गया था कोविड-19 पैंडेमिक में, बट नाउ मणिपुर ने अर्ज किया सेंट्रल गवर्नमेंट से प्लीज सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसको एंड कर देना चाहिए, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है दैट हम इस बॉर्डर को फेंस कर देंगे आने वाले 4 से 4.5 साल के बीच में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है दैट जो इस रिजीम के थ्रू जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हमारे देश में आके अटैक करते थे, राइट, जो बोला जाता है मणिपुर में भी जो हुआ है शायद इसी के लिए हुआ है, राइट। तो ये सब तो रुकेगा ही, बट साथ ही साथ इलीगल माइग्रेशन भी रुकेगा, ड्रग्स भी रुकेगा, गोल्ड स्मगलिंग भी बहुत हद तक रुक जाएगा। और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, या समझ में आई होगी तो यस यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर एस्पिरेंट्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।